आज रोज बेटा का व्लॉग स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि आप सबके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रखे थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि दीदी आपकी स्टार्टिंग से एंडिंग तक डिलीवरी कैसे रही, हॉस्पिटल में सब कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो सब कुछ मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देख लो कि आफ्टर डिलीवरी कैसी हालत हो जाती है, मैं कैसे बैठी हुई हूँ और आप सबको लग रहा होगा रात हो रही है अभी, पर अभी 4 बजने वाले हैं और ये अभी सो के उठा है। ये देखो आपके साइड पे शेरनी का बच्चा हो गया। अभी तक आप सिर्फ शेरनी को देखते थे, जिम जाते हुए देखते थे, और आप सबने देखा मैं कितनी ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। और बच्चा भी आज 15 दिन का हो गया है, 15 दिन का होने वाला है। तो आज सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी की बिल्कुल स्टार्टिंग से कि कैसे मुझे पता चला था और क्या एक्सपीरियंस था हमारा। और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कितने मंथ्स हो गए, और इसी ब्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या फिर सी सेक्शन हुआ था। चुप बच्चे, चुप चुप चुप। तो स्टार्टिंग में जब मैं बिल्कुल अच्छे से जिम वगैरह लगा रही थी, हैवी वेट लिफ्ट कर रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। और एकदम से ना जो चीज़ें मुझे पसंद थी ना, वो मेरा खाने का मन करने, मतलब ऐसे हो गया कि नहीं मुझे वॉमिटिंग आ रही है, उसको देख के भी खा के भी वॉमिटिंग आ रही है। तो मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट कर लेते, क्या ही हो जाएगा, है ना। तो जब मैंने टेस्ट किया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया। और उसके बाद मैंने सुशांक को उठाया, सुशांक सो रहा था, सुशांक भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो वो जो इमोशंस होते हैं ना, वो एक अलग ही इमोशंस थे उस टाइम पे। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब पॉजिटिव आ गया, बट सब कुछ डॉक्टर की मर्ज़ी से ही करना चाहिए हमें, आगे का जितना भी प्रोसेस है। तो हम फटाफट से डॉक्टर के पास गए, हमने अपॉइंटमेंट बुक करी। और जो मेरा हॉस्पिटल था वो मदरहुड हॉस्पिटल था, मोहाली वाला। सबसे बड़ी बात है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा उस हॉस्पिटल के साथ। तो जैसे हम फर्स्ट डे हॉस्पिटल में गए तो मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर इकावली मैम, उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जैसे ही उन्होंने मेरा स्कैन वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि हमें स्कैन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब 2 मंथ्स आपकी प्रेगनेंसी को हो चुके हैं। 2 महीने तक तो मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इवन कि जब मैंने टेस्ट किया ना, उससे 1 दिन पहले ही मुझे ना मिलिट्री प्रेस की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद है, सुशांक मुझे करवाता है। तो उसमें मैं अपना हाईएस्ट पीआर मार के आई थी। अब मुझे याद भी नहीं कितना था, मैं यहाँ पे वीडियो अटैच करूँगी। हाईएस्ट पीआर मार के आई थी और मुझे पता ही नहीं था कि हाँ मेरे अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान पल रही है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। और तब एक अलग ही इमोशंस थे। सुशांक और मैं इतने ज़्यादा खुश हुए, फैमिली पूरी बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि सबको एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हाँ अब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आएगा हमारे घर में 9 महीने बाद। और सच बताऊँ वो 9 महीने का टाइम ना पता ही नहीं चला कैसे निकला। पर अब मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे निकला वो टाइम। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी आते हैं कि दीदी हमारा भी वेट बहुत ज़्यादा है बट हमें कंसीव नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, है ना। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न वेट ही होता है हमारा। जब मैंने वेट लॉस किया था मैं 125 केजी की थी उससे पहले, और उसके बाद मैंने 25 केजी वेट लॉस किया था। और सडनली हमारा कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। कुछ लक भी होता है बंदे का। और सच बताऊं वेट का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमें लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता, मोटे हैं फिर क्या हो गया, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ मैटर करती है। और फिर भी अगर आप वेट लॉस भी कर चुके हो और फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए उनके साथ। क्योंकि ये जो चीज़ है इसको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी मत समझो, इसको ये समझो कि हाँ ठीक है ये एक प्रोसेस है, हमें डॉक्टर के पास जाना है और सब कुछ कंसल्ट करना है। उनको जो भी बेस्ट लगेगा आपके लिए, मेडिसिन वगैरह या वो चेक वगैरह करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको बेस्ट ही बताता है डॉक्टर जो भी होता है। तो मेरे जो 9 मंथ्स थे ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब निकल गए। मैं बताती हूँ क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी थी। मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी थी ना, उन्होंने ये बोला कि शेरनी एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं बंद करनी है। जब मैं पहले दिन उनके पास गई थी ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि शेरनी आप क्या क्या करते हो पूरे दिन में। सबसे पहले तो डॉक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतने वेट के साथ, क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था तो 104 केजीज की थी मैं। तो इतने वेट के साथ भी मैंने कंसीव किया, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे से। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या खाते हो पूरे दिन में। तो मेरी डाइट इतनी ज़्यादा हेल्दी थी, इवन कि जब मैं प्रेगनेंसी में भी अपने व्लॉग्स बनाती थी ना, तो आप सब मुझे बोलते थे कि दीदी इस प्रेगनेंसी में डाइटिंग मत करो। बट वो डाइटिंग नहीं थी, वो मेरा डेली का खाना था जो हेल्दी खाना मैं खाती हूँ। तो सबसे बड़ी बात होती है हमें हेल्दी खाना चाहिए पूरे दिन में। लोगों ने मिथ बना रखा है कि प्रेग्नेंट हो गए तो बस आप बिस्तर पे पड़े रहो, रेस्ट करने लग जाओ। तो ऐसा नहीं है। जितना आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा डिलीवरी के टाइम पे भी और ओवरऑल प्रेगनेंसी में भी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मैं जिम जाती थी। और इवन कि मेरे 3 चैनल थे, तीनों चैनल्स के लिए मैं रील्स बनाती थी। उसके बाद भी अपना खाना वगैरह भी रेडी करती थी और हेल्दी मील्स खाते थे हम। कुछ ये नहीं है कि हाँ मैंने सुना है कि हाँ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, ये नहीं कि मैंने
बाहर का नहीं खाया, मैंने खाया बट बहुत लिमिटेड खाया, कि ये नहीं कि आज मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है तो आज मैंने बर्गर खा लिया, कल मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो पिज़्ज़ा खा लिया, नहीं ऐसे सच बताऊँ ये क्रेविंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये हमने अपने दिमाग में बात बिठा रखी होती है कि प्रेग्नेंट हो गए तो अब क्रेविंग्स होंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप हेल्दी खाओ। मैं सच बताऊँ ये सब चीज़ें ना आप बाद में भी खा सकते हो, अगर आपकी एक बार प्रेगनेंसी हेल्दी निकल गई, आपकी एक बार नॉर्मल डिलीवरी होगी ना, तो सच बताऊँ आपके आगे ही है। आप मेरी ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और अभी भी आप बोलते हो कि दीदी रेस्ट करो रेस्ट करो, तो आप सबको ये लगता है कि हाँ हमें पूरा दिन रील्स बनाती रहती है, ऐसा नहीं है, मैं रेस्ट भी करती हूँ। आपको पता है बच्चे के साथ तो टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात की नींद तो बस पूछो मत, उड़ जाती है ना। पर ये नहीं है, मैं रेस्ट भी करती हूँ और प्रेगनेंसी में भी मैंने रेस्ट किया है, बट जितना ज़्यादा मैं एक्टिव रह सकती हूँ मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव रही। इवन कि सुशांक भी पहले मुझे एक्सरसाइज कम करवाता था, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, बट प्रेगनेंसी में ना उसने और ज़्यादा फोकस किया मेरे ऊपर, ताकि मैं पूरा दिन एक्टिव रहूँ, मैं मुझे बिल्कुल भी सुस्ती ना फील हो। इसी वजह से मेरे 9 मंथ कब निकल गए मुझे सच में नहीं पता चला। तो ये तो था मेरा 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं 9th मंथ की, जो बिल्कुल एंडिंग मंथ था। तो लास्ट जो मेरी अपॉइंटमेंट थी जिसमें स्कैन होना था मेरा, तो उन्होंने मेरा स्कैन किया, जिसमें मेरी सर्विक्स की जो लेंथ थी वो 2 सेंटीमीटर आई थी, मैं 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुकी थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में स्क्वाट्स करना है, तो स्क्वाट्स तो मैं डेली लगाती थी। जब भी मैं मतलब जैसे डेली जिम में कोई भी एक्सरसाइज करी तो स्क्वाट्स साथ में लगेंगे ही लगेंगे मेरे। फिर साथ में कीगल करती थी मैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज, बॉल वाली एक्सरसाइज होती थी, जो भी आपके सर्विक्स को ओपन करने की एक्सरसाइज होती है, मैंने सब एक्सरसाइज की है उस टाइम पे, एक भी डे मिस नहीं करती थी। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 45 मिनट्स मॉर्निंग में वॉक करनी है, 45 मिनट्स आपको इवनिंग में वॉक करनी है। तो मैं 45 मिनट्स अपनी मॉर्निंग में ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती थी, और रात को मैं खाना खाने के बाद अपनी घर पे वॉक कर लेती थी, और मैं अपना खाना भी जल्दी खा लेती थी। मुझे ये नहीं होता था, लोग कहते हैं ना कि हमें 2 जनों के हिसाब का खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो आप अपनी डाइट जितनी खाते हो उतना ही खाओ, बहुत बढ़िया रहता है, आपका पेट ओवरऑल फुल रहेगा। और उसके बाद मैं अच्छे से वॉक भी करती थी। एक्सरसाइज करने की वजह से मैं 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गई थी जब मेरा लास्ट स्कैन हुआ था। लास्ट स्कैन होने के बाद वो आपका कोई भी स्कैन नहीं करते, अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ना 8 अगस्त डेट दी थी, हाँ 8 अगस्त डेट दी थी। उसके बाद हमें वहाँ जाके चेक करना था। उसके बाद ना वो पीवी करते हैं, जो ऑलरेडी जिनके बच्चे हो रखे तो उनको पता होगा, या फिर जो न्यू मॉम्स है वो भी सर्च करती रहती होंगी तो उन्हें पता होगा पीवी क्या होता है ना। तो जब लास्ट मेरा पीवी हुआ था तो उसमें मुझे मैम ने बताया था कि आप 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेटेड हो चुके हो, तो जो कि बहुत बड़ी बात थी। जो मैं ये डायलेटेड वर्ड बोल रही हूँ ना, जिनको नहीं पता वो ये होता है बच्चेदानी का मुंह कितना खुला हुआ है। तो मेरा 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुका था, जो कि एक डॉक्टर के लिए बहुत अच्छी बात थी। ऊपर से मेरे बच्चे की जो पोजीशन थी वो भी हेड डाउन पोजीशन थी, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मेरी डॉक्टर को फर्स्ट डे से यही था कि शेरनी मैंने आपकी नॉर्मल डिलीवरी करनी है, क्योंकि आपका पहले ही वेट ज़्यादा है, तो मैं चाहती नहीं सी सेक्शन करें हम, है ना। तो ऊपर से डॉक्टर इतनी ज़्यादा खुश हुई 8 अगस्त को। उन्होंने ये कहा कि जैसी चीज़ें मुझे चाहिए थी ना शेरनी, सब कुछ ऑलरेडी वैसा ही है। आप बेशक आपको लगता है कि आप मोटे हो, बट ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो इतना बढ़िया है ना कि हम ऑलरेडी आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जो डेट दे रखी थी वो 21 अगस्त की दे रखी थी, जो कि मेरी फाइनल डेट थी जब मेरे बेबी को मतलब डिलीवर करना था। तो 21 अगस्त की जो मेरी फाइनल डेट थी, तो 8 अगस्त को जब मेरे डॉक्टर ने मेरी डायलेशन देखी ना, तो उन्होंने ये कह दिया था कि हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, हमें डिलीवरी थोड़ी सी जल्दी ही प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 3 सेंटीमीटर तक डायलेटेड ऑलरेडी हो चुके हो। मैंने लोगों से सुना है, मेरी जो नोन टू हैं, कि हाँ हम तो ना बिल्कुल भी डायलेटेड नहीं हुए थे, फिर भी हमें एडमिट कर लिया था। पर मेरी डॉक्टर ने मुझे 3 सेंटीमीटर के बाद भी मुझे घर भेजा था कि 5 डेज़ हम और वेट करते, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई पूरी प्रेगनेंसी में, शुगर बीपी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, इवन कि एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, है ना। तो भगवान की दया से मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़िया निकली। फिर डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि अब मैं जो डेट दे रही हूँ वो दे रही हूँ 15 अगस्त। जब डॉक्टर ने बोला ना 15 अगस्त, हम सब ना हंस पड़े कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारा बच्चा पैदा होगा, क्योंकि वो फाइनल डेट दी थी डॉक्टर ने हमें, है ना। उससे पहले अगर मुझे लेबर स्टार्ट होते हैं तो वो पहले हो जाएगी डिलीवरी, नहीं तो 15 अगस्त फाइनल डेट थी। तो जब 15 अगस्त फाइनल डेट मिली ना, हमें बहुत ज़्यादा हंसी आई कि आज़ादी दिवस में हमारा बच्चा पैदा होएगा। और ना उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी लास्ट डेट 15 थी ना, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि 14 को आके आप एडमिट हो जाना, अगर लेबर स्टार्ट नहीं होते पहले। और मुझे सच बताऊं, मुझे लेबर स्टार्ट हुए ही नहीं। तो हमने 14 अगस्त को भी हम पहले जिम गए, जिम में अच्छे से, मेरे डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जिम लगा के आना, आराम से बढ़िया चिल करके आना, कोई टेंशन नहीं लेनी। और मैं सच बताऊं 9 महीने ना मैंने पूरी कोई भी टेंशन नहीं ली, कोई स्ट्रेस नहीं लिया माइंड पे, कोई वीडियोज़ नहीं देखी डिलीवरी की।
इसी वजह से मेरी बहुत आराम से 9 महीने भी निकल गया और डिलीवरी भी आराम से होगी थी। तो अब बात करती हूँ हॉस्पिटल की। 14 अगस्त को हम गए थे, तो जाके हम एडमिट हो गए थे और मुझे वहाँ पे बोला गया था कि हाँ अभी आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, बॉल वगैरह की जो भी लेबर एक्सरसाइज होती है सब कुछ होगा। तो मैं भी एक्साइटेड थी कि नया एक्सपीरियंस होएगा कुछ। हम भी मतलब सुशांक भी एक्साइटेड था, उसने ये बोला कि शेरनी हम हर चीज़ की वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे एडमिट हुई, उन्होंने हमें रूम अलॉट कर दिया था, पर मुझे उन्होंने ये बोल दिया था कि आपको हम लेबर रूम में ही रखेंगे अब, और आपको अब सीधा डिलीवरी के बाद ही शिफ्ट करेंगे। तो मैं लेबर रूम में थी, उन्होंने मुझे गाउन वगैरह दे दिया, जो कि जो भी हॉस्पिटल में जिनकी डिलीवरी हुई उन्हें पता ही होगा कि वो अपने कपड़े वगैरह दे देते हैं। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, तो उन्होंने बोला कि अब आप लेट जाओ और ना अब आपने कुछ भी नहीं खाना है। और मैं सच बताऊँ, मेरा ना लास्ट बिरयानी खाने का मन था। सुशांक ने मुझे कहा था हॉस्पिटल में ही मंगवा दूंगा, वहीं पे ही खा लियो। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गई ना, मैंने सिस्टर से पूछा कि मैं बिरयानी खा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं खाना, अब जो भी खाना है वो हम देंगे और हम अपने हिसाब से ही देंगे। तो लास्ट मैंने वहाँ पे सैंडविच और कॉफ़ी पी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि अब हम आपको रात को डिनर देंगे, फिर हम लिक्विड डाइट पे चले जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी हमने सॉलिड नहीं खाना है। तो लास्ट मैंने सैंडविच और कॉफ़ी पी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डिनर दिया था। डिनर भी बहुत हल्का फुल्का सा आया था, दाल रोटी वगैरह, ये सैलड वगैरह ये सब आया था। मैंने डिनर किया। उसके बाद मैंने सुशांक को कह दिया था कि अब उन्होंने सुशांक को ये बोला था कि अब आप जूस वगैरह मंगवा लो, बाकी कोकोनट वाटर वगैरह सब कुछ हमारी तरफ से रहेगा, पर सिर्फ लिक्विड ही रहना चाहिए, सूप वगैरह। तो लिक्विड में मैंने बहुत कुछ मंगवा के रख लिया था, उन्होंने भी कोकोनट वाटर वगैरह दे दिया था। तो पूरी रात मुझे लिक्विड पे रहना था, और उन्होंने स्पेशल बोला था कि आपको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि ये मत सोचना कि हाँ सुसु आएगा तो नहीं पीना। पर मैंने जितना हो सकता है, मैंने जूस वगैरह जो भी चीज़ मुझे पसंद थी, क्रैनबेरी जूस वगैरह वही सब चीज़ें मंगवाई थी, और मैंने वो सब कुछ पिया। तो रात पूरी मेरी निकल गई, मुझे कोई पेन्स नहीं हुआ। उन्होंने कुछ टैबलेट्स वगैरह दी मुझे कि भाई हाँ, मतलब मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की थी, पेन की थी या वटएवर किसी भी चीज़ की थी। तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी, उसकी टाइमिंग थे कि हाँ 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद उन्होंने वो टैबलेट्स दी मुझे, वो 3 बार टैबलेट्स लेनी थी। उसके बाद क्या हुआ, रात को सुशांक ऊपर सोने के लिए चला गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। मेरे पास नीचे मम्मी जी आ गए, तो मम्मी जी मेरे साथ पूरी रात बात बूत करते रहे। मम्मी जी कहते तुझे नींद नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरा मन कर रहा था सोने का, मुझे डर लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। वो बेड ही इतना अजीब था, वो लेबर रूम का जो बेड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है जहाँ पे डिलीवरी होती है। तो मुझे नींद आई नहीं। फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा-सा मम्मी जी ने कहा कि बेटा सो जा, क्योंकि सुबह के टाइम, क्योंकि हम जो सुबह का टाइम होता है ना डिलीवरी टाइम, वो ऐसा होता है कि हो सकता है उस टाइम पे कितना टाइम लग जाए बेबी बाहर आने में, तो भी बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा। तो मैंने कोशिश की, मैं उसके बाद सो गई। मतलब मुझे लगता है कि मैं 2 ढाई घंटे सोई, उसमें भी मुझे ऐसा हो गया कि हाँ मेरी नींद पूरी हो चुकी है। फिर उन्होंने मुझे एक और मेडिसिन देनी थी, जो लास्ट मेडिसिन थी, वो लास्ट मेडिसिन उन्होंने मुझे दी, और उसके बाद भी मुझे कोई ऐसे पेन वगैरह नहीं थे। उसके बाद मम्मी जी चले गए ऊपर कि मैं थोड़ा रेस्ट कराती हूँ, सुशांक आ गया नीचे। तो सुशांक जब नीचे आया ना, उसके बाद उसने आके मुझे जूस वगैरह पिलाया, थोड़ी देर बातें बुतें की हमने इकट्ठे बैठ के। फिर एकदम से मुझे क्या हुआ, मुझे ना ऐसा हुआ कि हाँ मेरे ना लोअर बैक में हल्का हल्का ना पेन आ रहा है। तो मैंने सुशांक को कहा कि बस तू यहाँ पे खड़ा रहा और ना मेरी लोअर बैक अच्छे से मलता रहा। उन्होंने उसके बाद पीवी वगैरह की, मतलब उसके बाद वो हमें डायलेशन नहीं बता रहे थे कि भी हाँ कितनी डायलेशन चल रही है। उसके बाद वो बस पीवी वगैरह करते गए, आके चेक करते गए अच्छे से, वो ये देखते गए कि बेबी की मूवमेंट्स हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो उन्होंने मशीन लगा रखी थी जिससे पता चलता रहता है बेबी की हार्ट बीट वगैरह क्या चल रही है। तो सुशांक ने मेरी अच्छे से पीठ रब करी, और मुझे ना बहुत रिलैक्स मिल रहा था जब वो पीठ रब कर रहा था। उसके बाद सडनली क्या हुआ, मैं बीच में वॉशरूम वगैरह भी गई उठ के आराम से। मुझे मतलब ये नहीं हो रहा था कि मुझे थकावट हो रही है, पेन इस हिसाब का कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, सब कुछ ओके था। एकदम से क्या हुआ, मुझे ना ऐसे यूरिन का प्रेशर हुआ। जब यूरिन का प्रेशर हुआ ना मुझे, मैंने सुशांक को कहा कि सुशांक मुझसे ना उठा नहीं जा रहा, मुझे ना बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है। तो सुशांक ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ के ना मुझे उठाया। इतनी देर में क्या हुआ, जो मेरा यूरिन था ना वो वहीं पे पास हो गया। मतलब मैं उठ ही नहीं पाई। जब वहाँ पे यूरिन पास हुआ ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, था ना मैं अभी तक तो उठ के अच्छे से जा रही थी। तो मैंने सुशांक ने मुझे कहा कि रुक रुक शेरनी, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। तो मुझे सुशांक वॉशरूम में बिठा गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, मैं मतलब एकदम से ऐसे हो गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो सुशांक जैसे डॉक्टर को बुला के लेके आया, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि वाटर बैग लीक हो चुका है। तो कि वो भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अभी मुझे लेबर्स वगैरह नहीं स्टार्ट हुए थे, तो मेरा वाटर बैग लीक हो चुका था। जैसे ही वाटर बैग लीक हुआ, मैं वॉशरूम से आके दोबारा बैठी वहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे ना थोड़ी पेन्स बढ़ गई, थोड़ा थोड़ा पेन ज़्यादा होने लग गया कि हाँ अब जो पेन का पीक लेवल था ना वो ऐसा हो गया था कि हाँ थोड़ा बर्दाश्त हो रहा है, नहीं हो रहा, थोड़ा ऐसे चल रहा है ना, ऐसे वाले पेन्स होने लग गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम पेन्स देना स्टार्ट करेंगे। वो उनके पास वहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, मशीन्स वगैरह होती है, तो उन्होंने कहा हम पेन्स देना स्टार्ट करेंगे। इतने में जो मेरी डॉक्टर थी वो भी आ गई थी। तो उन्होंने जब मेरे को पेन्स देना स्टार्ट किया, तो अब मुझे पेन्स फ़ील होने शुरू हो गए थे कि हाँ पेन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो गया था कि वो बियरेबल नहीं था। अभी तक जो पेन चल रहा था वो बियरेबल था, उसके बाद जो पेन था ना वो बियरेबल नहीं था। तो मेरी डॉक्टर ने आके मुझसे पूछा, मेरा हाथ पकड़ के, शेरनी आर यू ओके? तो मैंने कहा येस मैम आई एम ओके, बट
पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने सीधा आके बोला कि कोई बात नहीं शेरनी, एपिड्यूरल दे दो, ठीक है। तो उन्होंने सिस्टर को बोला एपिड्यूरल दे दो। तो उन्होंने हमसे पूछा आर यू कंफर्टेबल इन एपिड्यूरल। तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के गई हुई थी, क्योंकि अब मुझे होता है ना कि हाँ ठीक है, जो चीज़ हमारे साथ होनी है उस चीज़ के बारे में हमें पहले ही पता चल जाए, है ना। तो मैं हर चीज़ के बारे में पहले से ही पढ़ के गई हुई थी, इवन कि एपिड्यूरल के बारे में भी मैं पढ़ के गई हुई थी। फिर भी शशांक और मैंने ना थोड़ा सा टाइम लिया कि हाँ ले लेते, कोई बात नहीं, है ना। तो उन्होंने फटाफट से एपिड्यूरल का प्रोसेस स्टार्ट किया, और जहाँ तक मतलब मुझे मतलब इतना इतना भी क्लियर आवाज़ें नहीं आ रही थी, बट मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी कि मैं 5 सेंटीमीटर तक डायलेटेड हो चुकी थी तब, जब उन्होंने एपिड्यूरल देना स्टार्ट किया। फिर जो सर थे वहाँ पे जो आए थे, उन्होंने जब एपिड्यूरल देना स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको असर हो रहा है इसका। तो मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तो असर ही नहीं हो रहा है, हाँ वैसे ही चल रहे हैं पेन अभी तक, क्योंकि स्टार्टिंग होती है ना एकदम से। तो मेरे लिए तो सब कुछ पहला मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कि सब कुछ नया ही हो रहा था मेरे साथ। तो उसके बाद धीरे धीरे एपिड्यूरल का असर होना स्टार्ट हो गया। और ना जब मतलब कि मैंने वीडियो डाली थी ना, तो आप सब ने कमेंट कर रखा था, सब ने तो नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखा था कि आपने तो एपिड्यूरल लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये मत सोचो कि एपिड्यूरल ले लिया आपने तो आपको पेन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पेन फिर भी आपको होता है। तो जैसे उन्होंने मेरे एपिड्यूरल लगा दिया था, उसके बाद ना मुझे ये हुआ कि हाँ थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा सा असर हुआ, बट वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी भी पेन्स है। और ऑब्वियसली बात है, जब आप 5 सेंटीमीटर तक डायलेटेड हो जाते हो तो उसके बाद आपको थोड़े से पेन तो महसूस होते हैं एपिड्यूरल लगने के बावजूद भी। पर उसके बाद डॉक्टर ने जब आके पीवी किया दोबारा से, तो उन्हें लगा कि हाँ थोड़ी देर में बेबी बाहर आ जाएगा, क्योंकि हेड और ज़्यादा डाउन आ चुका था। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेड पे खड़े होकर स्क्वाट्स करो। और मैं सच बताऊँ, मेरे से तो स्क्वाट्स ना अच्छे से पैर नीचे लग के होते ही नहीं, मेरे पीछे से पैर ना ऐसे रहते हैं। डॉक्टर ने बोला बेड पे खड़े होकर करो। मैं ऐसे में शशांक की तरफ, मैंने कहा शशांक बेड पे खड़े होकर स्क्वाट्स, तो ऑब्वियस ही बात है वो ना आपको उसी पोजीशन पे ही बैठ के करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो आप बेड से नीचे उतर के स्क्वाट्स करोगे तो दोबारा बेड के ऊपर बिठाना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे सिस्टर्स थी काफ़ी सारी, सुशांक था वहाँ पे, मम्मी जी थे, सब ने ना मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ऐसे बिठाया स्क्वाट्स पोजीशन में। बट वो ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे स्क्वाट्स पोजीशन में ढंग से मेरे से बैठा नहीं जाता, है ना। तो एक बार तो मैं ऐसे स्क्वाट्स करती करती ना ऐसे पीछे को गिर गई, है ना। मैंने बोला कि रुक जाओ थोड़ी देर। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपको पेन्स आएंगे ना, तब आपने स्क्वाट्स पोजीशन में अच्छे से पुश करना है ना। तो जब जैसे मुझे दोबारा पेन्स आए, मैंने बोला पेन्स आ गए, तो उन्होंने फटाफट से मुझे स्क्वाट्स पोजीशन में बिठाया और बोला कि अब पुश करो। तो फिर मैंने पुश किया दोबारा से। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा से स्क्वाट्स पोजीशन में बिठाया, फिर पुश करवाया। उसके बाद डॉक्टर आ गए थे कि हाँ अब फाइनल हो जाएगा, अब तो हमें पुश करना ही करना है, अब बेबी बाहर निकालना है हमें, है ना। जब डॉक्टर आए तो सबने इतना मोटिवेट किया ना वहाँ पे, मुझे खुद नहीं उम्मीद थी अपने ऊपर कि हाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी। मुझे ये था कि हाँ यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी, हो पाएगा, क्योंकि अभी तक मैं कोई टेंशन नहीं रही थी। पर वो जो सिचुएशन थी ना, उस सिचुएशन में मुझे आके ऐसे हो गया कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, मैं पुश कर पाऊंगी अच्छे से या नहीं। पर सबने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ना, हर जगह से, मैं सच बताऊँ मुझे सबके फेसेस ब्लर दिख रहे थे उस सिचुएशन में, बस सबकी आवाज़ें आ रही थी मेरे कान में, पुश 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 पुश। और मैं मतलब मैंने ना बहुत जल्दी बच्चे को डिलीवर कर दिया, डॉक्टर का ये कहना है ना। मुझे तो उस टाइम पता ही नहीं क्या टाइम हो रहा था क्या नहीं, मुझे कुछ होश नहीं थी, मुझे बस ब्लर चेहरे दिख रहे थे और सबकी आवाज़ें आ रही थी ऐसे, पुश शेरनी शेरनी पुश, आर यू शेरनी, ठीक है, मतलब ऐसे आवाज़ें आ रही थी ना मेरे कान में। और उसके बाद ऐसे पुश 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 करते करते मैंने सच में बच्चा बाहर निकाल दिया अपने पेट में से। और सच बताऊँ, इतना जो पेट था ना वो एकदम से ऐसे हो जाता है, जब बच्चा बाहर निकलता है ना तो एकदम से ऐसे हो जाता है। और इतनी देर में मेरे साइड पे सुशांक खड़ा था, सुशांक की आवाज़ आई शेरनी हो गया। एकदम से ऐसे जब आवाज़ आई ना, तो मैंने एकदम से मैंने ऐसे सुशांक की तरफ देखा कि हाँ सच में हो गया। मतलब जिसके लिए अभी तक हम 9 महीने से वेट कर रहे थे, 9 महीने के बाद मैंने वो पुश किया, है ना। जो डिलीवरी प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है, निकल चुका है। वो एक अलग इमोशन थे। मैंने सुशांक को ना पहले रील्स दिखाई थी कि सुशांक ये देख कैसी रील्स है, जो डिलीवरी टाइम की थी, कि हाँ उस टाइम ना पेरेंट्स को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है अपने बच्चे के साथ, और एकदम से ना रोना निकल जाता है। तो सुशांक और मैंने सोचा था कि नहीं नहीं हम नहीं रोएंगे, वो तो टाइम ऐसा होता है एकदम खुशी खुशी हम बच्चे को पैदा कर देंगे। बट वो ऐसा टाइम था कि हम एकदम इमोशनल हो गए। मैंने सुशांक की तरफ देखा, और जब उन्होंने मेरे को लाके मेरा बेबी दिया ना, ऐसे मतलब मेरी चेस्ट पे रखा उन्होंने लाके बेबी, तो वो एक अलग इमोशंस थे। मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा रोना आ गया। वो रील तो मैंने डाली भी थी, है ना। उसमें काफ़ी लोगों ने समझा भी कि हाँ वो सिचुएशन कैसी थी, और कईयों ने पूछा अरे आप रो क्यों रहे हो खुशी वाले टाइम पे। बट उस टाइम पे ना बंदे के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि हाँ मेरे मतलब ये मेरा बच्चा है ना, जो अभी तक मेरे पेट में पल रहा था। मतलब भगवान ने औरत का शरीर कैसा बना रखा है कि एक एक नई जान
मतलब औरत के शरीर में पल जाती है। मेरे रूम के बाहर ही बच्चे की दादी खड़ी थी और जैसे उन्होंने रोने की आवाज सुनी ना, उनके भी आंसू आ गए, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है, हर बंदे के आंसू निकल जाते हैं और वो खुशी के आंसू होते हैं, कोई रोना नहीं होता उसको, वो खुशी के आंसू होते हैं। और मैं सच बताऊं, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना, मैं सिर्फ 25 साल की थी, कुछ भी नहीं होती 25 साल की उम्र, पर मुझे ये लगता है कि टाइम से हर चीज हो जाए वो बढ़िया रहता है। टाइम पे हम दोनों की शादी होगी, टाइम पे हमारा बच्चा हो गया। और सच बताऊं, हमें तो अभी भी ये लगता है कि हाँ, हमने थोड़ा लेट किया, हमें थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए था। बट 25 की एज में भी बच्चे को मैंने जन्म दिया, उसके बाद अभी जब वो साल का होगा तो मैं सिर्फ 26 साल की होंगी। और हो सकता है हम सेकंड बेबी भी प्लान कर ले थोड़े टाइम बाद, हाँ, पर पहले इसको पाल लेंगे। लोगों की ये थिंकिंग होती है कि नहीं, हम पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, उसके बाद शादी करेंगे, फिर बच्चा करेंगे। बट मुझे ये लगता है कि टाइम के साथ साथ ना सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। अब हो सकता है, क्या पता हमारे पास पैसे नहीं थे हमारे बच्चे के लिए, है ना, बट जब जैसे हमारा बच्चा आया, सब कुछ ईजिली मैनेज होने लग गया। मुझे लगता था मुझे तो अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है भाई, मैं सच में मैं ऐसी हूँ कि मेरे आगे कोई ढोल भी बजा लेना, मेरी नींद नहीं खुलेगी। पर जब बच्चा आ जाता है ना, तो अपने आप वो हैबिट्स ना चेंज होने लग जाती है। हमें लगता था कि यार हम कैसे संभाल लेंगे, ठीक है पूरे दिन तो मम्मी जी पापा जी होते साथ, हमारे साथ वो संभाल लेंगे, बट रात को नहीं तंग करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा था कि नहीं यार, हमें उन्हें नहीं तंग करना, हर बंदे को अपनी नींद प्यारी होती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज करना होता है। और मम्मी जी को मेरे बाद का भी टाइम देखना था, डिलीवरी के बाद का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 40-45 डेज तक आप कुछ नहीं करते हो, है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप बेड पे ही रेस्ट करते रहो, हाँ थोड़ा बहुत हिलो डुलो, थोड़ी बहुत ही मूवमेंट्स करो, बट फिर भी आप उतना नहीं कर पाते हो जितना आप पहले डेली कर रहे होते हो, है ना। तो उन्हें सब कुछ मैनेज करना था। तो मैंने और सुशांक ने पहले ही सोचा था कि रात को हम किसी को तंग नहीं करेंगे, रात को हम अपने बेबी को खुद से संभालेंगे। पर सुशांक और मेरा क्वेश्चन ये था कि हम दोनों इतने सुस्तक्कड़ हैं, सारा दिन सोते रहते हैं, तो हम पता नहीं कैसे संभाल लेंगे अपने बच्चे को। क्या पता वो एक टाइम पे रोता रहेगा साइड पे और हम उसको देखते रहेंगे, भाई इसको कैसे संभाल लें अब। पर वो चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज हो गई है ना। अब रात को अगर हमें, ऑब्वियसली बात है, देखो बच्चा आता है ना, बच्चे को नहीं पता होता, उसको नहीं पता दिन क्या है रात क्या है, उसको ये लगता है कि हाँ ये टाइम मेरा सोने का है, ये टाइम मेरा खाने का, ये टाइम पोटी का है, सिर्फ इतना पता होता है बच्चे को। जब वो आया ना, उसके बाद हमारा टाइम इतने अच्छे से मैनेज होना शुरू हो गया कि रात को वो अगर उठता भी है तो मुझे पता है कि हाँ मुझे उसको दूध पिलाना, वो दूध के लिए उठा, उसके बाद सुशांक उसे ले लेता है, अच्छे से बर्फ करवाता है, उस अच्छे से सुलाता है, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज हो जाती है। पर अगर हम पहले ये सोचेंगे ना कि नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तब हम शादी करेंगे फिर हम बच्चे करेंगे, तो ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। आप 30+ के हो जाओगे, उसके बाद ना बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बच्चे के लिए भी बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि टाइम पे हर चीज़ हो जाए वो बढ़िया रहती है। तो आई होप, मुझे लगता है मैंने सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। मेरी एज 25 थी जब मैंने कंसीव किया, तो मेरा 104 kg वेट था, और जब डिलीवरी के टाइम पे मेरा 113 kg था, और जब मैंने डिलीवर कर दिया तो मेरा 107 आ गया था। और उसके बाद मैंने अभी तक चेक नहीं किया, अभी मैं बहुत चिल वाली ज़िंदगी में बढ़िया खा पी रही हूँ, इसलिए मैंने कोई अपना वेट नहीं चेक किया। मेरा हॉस्पिटल मदरहुड है मोहाली में, मेरी डॉक्टर इकावली हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने सभी के आंसर्स दे दिए हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी के क्वेश्चन रह गए हैं, किसी का आंसर नहीं दिया मैंने, तो आप इसके नीचे कमेंट कर देना, हो सकता है मैं अगले किसी ब्लॉग में आंसर्स दे दूँ आप सबको। और एक क्वेश्चन ना ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, जब मैंने आस्क मी क्वेश्चन डाला था कि दीदी आप अपने बेबी को ना चेक करवाओ, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा येलो हो रही हैं, उसको शायद जॉन्डिस है। तो आप मतलब हमने ऑलरेडी डॉक्टर को चेक करवा लिया है, 16 रेंज मिनिमम होती है जॉन्डिस की, तो हमारे बच्चे का 13 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, और जो उसकी आइज़ येलो है ना वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएंगी, हो सकता है 15 डेज ले या महीना ले, इतने में ठीक हो जाएंगी, पर उसका जो जॉन्डिस है वो अब बढ़ नहीं रहा है, तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल रेंज है। मुझे पता है आप सब चिंता करते हो, इसीलिए ही ये क्वेश्चन आपने पूछ रखा था, तो मुझे ये था कि मैं आप सबको व्लॉग में ही आंसर दूं। तो बेबी हमारा बिल्कुल ओके है। और कई लोग ये सोचते हैं कि हम बेबी को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं रील्स बनाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। हम पूरे दिन में उसकी 1 या 2 रील बनाते हैं, और उसमें भी जिसमें वो कंफर्टेबल हो। अगर वो रोता है तो हम उसको सुला देते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है छोटे बच्चे को सिर्फ यही होता है कि दूध पिला दो और सुला दो, और मतलब जो भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत प्ले टाइम जितना भी होता है वो होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतने न्यूबॉर्न बच्चे को 20 घंटे की नींद तो चाहिए होती है, सिर्फ 4 घंटे वो एक्टिव रहना चाहिए, और वो 4 घंटे कम निकल जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। तो हम उसको बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। और मुझे ये लगता है कि जैसे आप सबने हमें प्यार दिया, वैसे ही आप हमारे बच्चे को भी प्यार दो, क्योंकि सुशांक का सपना है कि वो रॉयस को एक नंबर 1 यूट्यूबर बनाए। तो जैसे हमें आपने प्यार दिया, वैसे ही रॉयस को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना। तो आई होप आपको रॉयस के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अब आगे की जो बातचीत है वो अब रॉयस कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये आखिरकार चैनल तो रॉयस का ही है। तो सुशांक अपने बच्चे पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मैंने ना उस इंसान को हर चीज़ में मेहनत करते हुए देखा, और अपने बच्चे के लिए भी वो आज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है।
आज रॉयस 12 डेज का हो जाएगा और उसका आज 12th व्लॉग डल जाएगा और उसका यही सपना है कि जिस दिन वो 365 दिन का हो तो उसका 365 डे व्लॉग डले। अभी हमारा बच्चा जैसे है वो चुपचाप रहता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है छोटे बच्चे बोलते नहीं, तो वो सारा वॉइस ओवर देता है, रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठा रहता है, उसका व्लॉग एडिट करता रहता है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं पेरेंट्स में और ये चेंजेस अच्छे भी हैं क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर सेट करना चाहता है। अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत कर रहा है, कल को बच्चा आगे उस चीज़ को फॉलो करे ना करे, बट उसके हमारे मन में ये रहना चाहिए कि हमने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। इवन कि उसका ये भी सपना है कि मैं अपने बच्चे को बॉक्सर बनाऊँ, UFC प्लेयर बनाऊँ। तो देखते हैं कि बच्चा कहाँ तक फॉलो करते हैं इस सब चीज़ों को। मुझे तो ये लगता है कि आप सब ढेर सारा प्यार दो रॉयस के चैनल को भी, जैसे आपने HCPK को दिया था, शेरनी को प्यार दिया था, और अपना प्यार हमेशा पूरी ज़िंदगी ऐसी बनाए रखना और उसके जल्दी जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। मम्मी रोई रोई क्यों कर रहे हो? बेटा थोड़ा बहुत रोना तो आ ही जाता है ना जब पुरानी चीजें याद करते हैं। चलो मम्मी रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप ऐसे रो रहे हो। और पापा आप क्या कर रहे हो? बेटा तेरी मम्मी के लिए आज हेल्दी लड्डू बनाने हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वाह मम्मी आपके तो मजे है। नहीं रोइस बेटा, बच्चे की डिलीवरी के बाद औरतें बहुत कमजोर हो जाती है तो उन्हें अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। वाह पापा आपने इतने सारे लड्डू बना दिए। हाँ रोइस बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारे 1 महीने के लड्डू है। हैं पापा, मम्मी इतने सारे लड्डू अकेले खा जाएगी? नहीं नहीं बेटा, तेरी मम्मी थोड़ी खाएगी अकेली, मैं भी तो पापा बनाऊं, मैं भी तो खाऊंगा लड्डू। पापा देखना ये घर की बेल किसने बजा दी? ये देखो रोइस बेटा, आपकी मासी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा। अच्छा पापा इसमें क्या है? वाओ बेटा, ये देखो आपके लिए बर्तन आए हैं, कितने क्यूट क्यूट। ये देखो इसमें कप भी है, बाउल भी है और चम्मच भी है। अब तो मुझे नींद आ गई। ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।